नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। बड़ी खबर है, कांग्रेस को लेकर जिस तरीके से शरद पवार ने एक बयान दिया था, उसके बाद अब मायावती लगातार कांग्रेस पर हमला बोल रही है। मायावती ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके की बेहूदी बातें करती है, आपसी लड़ाई करती है, घिनौनी राजनीति करती है, उससे उसे बाज आना चाहिए। दरअसल मायावती ने यह सब तब कहा जब कांग्रेस की तरफ से पहले राहुल गांधी के वीडियो आते थे, फिर सोनिया के आने लगे और उसके बाद प्रियंका वाड्रा के भी वीडियो आने लगे। इसको लेकर मायावती ने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस ये कहने की कोशिश कर रही है कि मायावती भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बन गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन चीन के मुद्दे पर, देश की सीमाओं के मुद्दे पर हम पूरी तरीके से और हमारी पार्टी बसपा भारतीय जनता पार्टी के साथ है और कांग्रेस हमें प्रवक्ता नहीं बोल सकती, क्योंकि जब राष्ट्र का मुद्दा होता है तो पार्टी की बातें नहीं होती। चुनावों में पार्टी के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन यहां देश का मुद्दा है, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के साथ खड़े हुए हैं। इससे पहले भी मायावती ने यही बात कही थी और सलाह दी थी। ऑल पार्टी मीटिंग से पहले सभी विपक्षी पार्टियों को यह सलाह दी थी कि आज जिस तरीके से एलएसी के मुद्दे पर खींचतान चल रही है, उस पर सभी पार्टियों को पार्टी लाइन से हटकर केंद्र सरकार का साथ देना चाहिए, प्रधानमंत्री का साथ देना चाहिए, जिससे सरकार पूरी ताकत के साथ जो विदेशी दुश्मन है उससे लड़ सके, क्योंकि आपसी लड़ाई का फायदा दुश्मनों को होता है, ये मायावती ने कहा था। उसके बाद कांग्रेस ने मायावती पर हमला बोला। कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से बातें की गई, उसके बाद ये तक कह दिया गया कि मायावती अब भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बन गई है। कांग्रेस के कुछ छुटवैये नेता ये कहने लगे कि मायावती शायद भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाली है। इसको भी मायावती ने कहा कि हमारा भारतीय जनता पार्टी से वैचारिक मतभेद है और हम उनसे कहीं भी मेल नहीं खाते हैं, लेकिन राष्ट्र की बात है, सुरक्षा की बात है, संप्रभुता की बात है। उस स्थिति में आज जो सरकार है वो वास्तव में देश की सरकार है और इसीलिए हमारी पार्टी उनका साथ दे रही है और मैं उम्मीद करती हूँ कि बाकी विपक्ष की पार्टियां भी सारी बातों को भूलकर संकट की घड़ी में केंद्र सरकार को सहयोग करेंगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को भी कांग्रेस से सबक लेना चाहिए। कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से ही जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ था उसमें लोगों को कष्ट उठाना पड़ा, जिस तरीके से प्रवासियों को इधर से उधर जाने का कष्ट उठाना पड़ा। उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस ने ठीक ढंग से शासन किया होता तो शायद लोगों को अपने राज्यों को छोड़कर दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए नहीं जाना पड़ता और उसकी जो भी दिक्कतें हैं उनके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस पार्टी है। और इसके लिए केंद्र सरकार को सबक लेते हुए अब उन सभी लोगों का जो अपने राज्यों में वापस लौट चुके हैं वहीं पर रोजगार का इंतजाम करना चाहिए। हालांकि इसको लेकर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश जैसी सरकारें पहले ही प्लान कर रही थी, पहले ही उस पर काम शुरू हो चुका था और यही वजह रही कि उत्तर प्रदेश जहां पर सबसे ज़्यादा प्रवासी वापस लौटे थे वहां सबसे ज़्यादा उन लोगों को सुविधाएं मिली। जो लोग वो किन्हीं और राज्यों के उत्तर प्रदेश में रह रहे थे उन सभी को राशन भी मिला, सारी सुविधाएं भी मिली और रोजगार भी मिले। तो सीधे तौर पर आज भारत की राजनीति में दो लोगों के जो चेहरे निकल कर आए हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि पार्टी लाइन से हटकर उन्होंने देश हित की बात की। उनमें पहले शरद पवार ने जिस तरीके से महाराष्ट्र की कांग्रेस और शिवसेना सरकार में शामिल होते हुए भी कांग्रेस को आईना दिखाया। ऑल पार्टी मीटिंग में भी शरद पवार ने ये कहा था कि हमें इस पूरे मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए और राष्ट्र की सुरक्षा का मुद्दा है, इस पर जो बातें हैं वो नहीं होनी चाहिए और उस पर सवाल नहीं उठना चाहिए। लेकिन कांग्रेस उसके बाद भी नहीं मानी। तब शरद पवार को खुलकर कहना पड़ा कि अगर आप आज की बात करते हैं तो समझ लीजिए कि अभी सेना की तरफ से जो फैक्ट आ रहे हैं उसके आधार पर चीन ने हमारी सीमाओं के अंदर अतिक्रमण किया है, इसका कोई सबूत नहीं है। लेकिन 1962 के युद्ध में और उसके बाद में भी कांग्रेस की सरकारों के रहते हुए, हालांकि उन्होंने कांग्रेस शब्द इस्तेमाल नहीं किया था, उन्होंने कहा था कि जिन सरकारों के रहते हुए सब हुआ उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और कीचड़ में अगर आप पत्थर मारोगे तो आपके ऊपर भी सवाल उठेंगे। इतिहास को भूलना नहीं चाहिए। निश्चित तौर पर शरद पवार ने आईना दिखाया था और मायावती जिस तरीके से राहुल गांधी का बगैर नाम लिए, राहुल गांधी हो या उसकी बहन प्रियंका वाड्रा हो, इन लोगों को जिस तरीके से आईना दिखाने का काम करती है, जिस तरीके से जनता के प्रति उनके जो किए हुए पाप हैं उनको दोबारा से याद दिलाने का काम करती है, वो वास्तव में सराहनीय है। और इसी वजह से आज उत्तर प्रदेश में लोगों के अंदर मायावती की इज्जत बढ़ रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत से जो समर्थक हैं वो भी इस बात में, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, इन पार्टियों के बजाय मायावती को वो इज्जत देते हैं और उसकी वजह यही है कि मायावती
के बारे में जो कुछ भी कहा जाए, लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है, जब समाज की बात आती है, मजदूरों की बात आई थी जब कोरोना के मामले में, तब भी उन्होंने यही कहा था और संकट की घड़ी में उन्होंने बगैर राजनीति करते हुए साफ कह दिया था कि केंद्र सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। हम बुराई करेंगे अलग बात है, लेकिन जब समाज पर संकट आता है, राष्ट्र पर संकट आता है, तब हमें एक हो जाना चाहिए। ये संदेश मायावती ने दिया, वही संदेश कुछ शरद पवार ने दिया और भी तमाम पार्टियां, चाहे टीआरएस के नेता रहे हो या फिर दूसरे बीजू जनता दल, तो पहले से सरकार की अच्छी नीतियों का समर्थन करती रही है। तो मायावती पहले भी जिस तरीके से आजमगढ़ हो या फिर प्रयागराज हो, जहाँ दलितों पर अत्याचार हुए थे विशेष समुदाय के द्वारा, तब उत्तर प्रदेश सरकार ने जब उनके ऊपर कार्रवाई की थी और त्वरित कार्रवाई की थी, उसको लेकर भी मायावती ने उत्तर प्रदेश सरकार को इसके लिए बधाई दी थी और उन्होंने कहा था कि अच्छा काम होने पर हम आपके साथ खड़े हुए हैं। मायावती ने स्पष्ट कर दिया है कि राजनीति अपनी जगह, देश समाज अपनी जगह, लोगों का हित अपनी जगह, और यही वास्तव में राजनीतिक पार्टियों का उद्देश्य होना चाहिए। विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। आप अगर गलत सरकार की तरफ से गलतियां हो रही है, उन पर सवाल उठाइए और उसको सुझाव भी दीजिए कि कैसे उन गलतियों को सुधारा जाए, क्योंकि जनता ने एक बार जिस व्यक्ति को चुन दिया है, अगर वो ठीक से काम करता है तो उसको 5 साल के लिए ही जनादेश मिलता है। लेकिन अगर वास्तव में वो गलत कर रहा है तब आप उसका विरोध कर सकते हैं, पर विरोध के लिए विरोध उचित नहीं है। इसी के साथ आगे बढ़ते नेपाल की बात करते हैं। नेपाल में जिस तरीके से पिछले दिनों भारत के साथ संबंधों को लेकर खटास आई, जैसा कि काला पानी लिपुयादोरा या फिर लिपू लेक के जो क्षेत्र थे उन्हें नेपाल ने अपने नक्शे में दिखाया और उसके बाद नेपाल में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल हो गई और उस उथल पुथल का नतीजा बढ़ते बढ़ते ये हुआ कि अब नेपाल में खड़ग प्रसाद ओली की जो सरकार है उस पर ही संकट पैदा हो गया है। अब ऐसी स्थिति में खड़ग प्रसाद ओली हैं, उनकी सरकार गिरने की सूरत पैदा हो गई, क्योंकि इसके पीछे कारण क्या था कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसी के अंदर 2 फाड़ हो गए। जो पुष्पदल कमल यानी प्रचंड, जो पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, मैंने गलती की खड़ग प्रसाद ओली की सरकार को समर्थन देकर, लेकिन ओली हर मोर्चे पर विफल रहे हैं और जिस तरीके से चीन के साथ ओली सरेंडर कर रहे हैं उससे पूरी की पूरी नेपाल की जनता त्रस्त है। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी से लेकर विपक्षी पार्टियां तक ओली का विरोध कर रहे हैं और इसीलिए पुष्पदल कमल ने कहा था कि मैं या तो ओली इस्तीफा दें, नहीं तो मैं सरकार को गिरा दूंगा। इसको लेकर अब खड़ग प्रसाद ओली ने ये कहा है कि मेरी सरकार को गिराने की साजिश दिल्ली से यानी कि भारत से चल रही है और भारतीय मीडिया में जिस तरीके से ये बात सामने आ रही है कि मेरी सरकार 1 हफ्ते के अंदर गिर जाएगी, उसके पीछे सारी कोशिशें दिल्ली की तरफ से की जा रही हैं, भारत की तरफ से की जा रही हैं, जो कि ठीक नहीं। मेरी पार्टी के लोगों को भड़काया जा रहा है, नेपाल के लोगों को भड़काया जा रहा है और भारत चाहता है कि मेरी सरकार गिर जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जबकि हकीकत यह है कि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी की ही एक सांसद ने अब इस बात का खंडन किया और सीधे तौर पर आईना दिखा दिया केपी ओली को। ये जो सांसद है उनकी पार्टी की, वो है राम कुमारी झनकारी। उन्होंने ये कहा है कि प्रधानमंत्री भारत पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, वो सिर्फ अपनी नाकामियों से लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं। ओली को चीन का कट्टर समर्थक माना जाता है और इसी वजह से उनका विरोध हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से चीन धीरे धीरे करके नेपाल की भूमि को अपने में मिलाता जा रहा है और चीन के दबाव में कहा तो ये जा रहा है कि चीन की जो राजदूत है नेपाल में उसके मार्फत ये सब खेल चल रहा है और इसी वजह से ओली का विरोध भी हो रहा है। नेपाल के लोगों को ये लगता है कि अगर इसी तरीके से ओली आगे बढ़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि नेपाल की स्थिति तिब्बत की स्थिति जैसी होने लगेगी, जैसा कि तिब्बत में हुआ था। पहले चीनियों ने वहाँ पर सड़क बनाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का वायदा किया, उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने सड़कें बनाई और उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने पूरे प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया और आज तिब्बत का जो आधे से ज़्यादा भूभाग है वो अलग अलग प्रांतों में बंट गया। बाकी का जो तिब्बत बचा है वहाँ उन्होंने ऑटोनोमस बॉडी के नाम पर एक नाम मात्र की प्रशासनिक व्यवस्था उनके लिए दे रखी है। वैसे जो तिब्बत है आज पूरी तरीके से चीन का हिस्सा बन चुका है। यही कोशिश जब से ये चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई है तब से चल रही है और इसके लिए माओ से तुंग ने एक बार कहा था कि जो तिब्बत है वो हमारी हथेली है और चाहे लद्दाख हो या फिर सिक्किम हो, नेपाल हो या
भूटान और अरुणाचल प्रदेश हो, ये उसकी उंगलियां हैं और हम इस पूरे हाथ को ही अपने कब्जे में लेकर रहेंगे। नेपाल को लेकर जिस तरीके से चीन की शुरू से रणनीति रही है वो पहले से जानता था और इसीलिए भारत हमेशा नेपाल को संरक्षण देता हुआ आया था। और भारत को ये लगता था कि चूंकि भारत और नेपाल के बीच में जो संबंध है वो बहुत ज़्यादा मधुर है, रोटी बेटी के संबंध है और कोई ज़्यादा दोनों देशों में अंतर नहीं है। इसी वजह से भारत ने हर तरीके की मदद नेपाल को दी, सेना से लेकर आर्थिक मदद तक, और तमाम जो जरूरी सुविधाओं को भी भारत ने नेपाल को मुहैया कराया। और इसका यही कारण था कि आज भी भारत के तमाम सरकारी डिपार्टमेंट्स में, सेना में नेपाल के लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, उनको नौकरी दी जाती है, उनको भारतीय नागरिक के बराबर ही सब कुछ दिया जाता है। लेकिन जब से नेपाल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी बढ़ने लगी, उसका शासन आया और उसके बाद भारत और नेपाल के रिश्तों में खटास आई, जिसका बढ़ते बढ़ते यहाँ तक हो गया कि अब भारत के ही ज़मीनों को नेपाल की सरकार ने अपने नक्शे में दिखाकर भारत के साथ संबंधों को काफ़ी हद तक बिगाड़ने की कोशिश की। उसके बाद भी भारत ने नेपाल को सहायता जारी रखी और ये कहा कि इस पूरे मामले को बातचीत से सुलझाया जा सकता है, हम इतनी जल्दी से इन संबंधों को नहीं तोड़ना चाहते हैं। और इसीलिए भारत ने नेपाल पर अभी तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की, सिर्फ संदेश दिया है। लेकिन उसके बावजूद नेपाल की तरफ से, खासकर खड़ग प्रसाद ओली और उन कम्युनिस्ट धड़े की तरफ से, जो चीन के तरफ ज़्यादा झुकाव रखता है और जो चीन के जाल में लगभग फंसता हुआ नज़र आ रहा है, उसकी तरफ से इस तरीके की बातें की जाती है। और अब तो केपी ओली ने सीधे तौर पर अपनी सत्ता जाने के भय को भारत के ऊपर थोपने की कोशिश की है, जो दिखाता है कि केपी ओली की सरकार वास्तव में गिरने वाली है और चंद ही दिनों की मेहमान है। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर नेपाल में दूसरे व्यक्ति प्रधानमंत्री के तौर पर आएगा और हो सकता है वो पुष्पदल कमल यानी प्रचंड हो या फिर कोई और भी हो सकता है। लेकिन ये पक्का माना जा सकता है कि अब खड़ग प्रसाद ओली नेपाल की सत्ता में ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।